ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। 2023 और 24 के हिसाब से ये लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए है। अगर कहीं पे राइटिंग कल्चर की शुरुआत हुई होगी तो वो है मेसोपोटामिया। आप सोचिए कि मेसोपोटामिया क्या है, और जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो फिर आपको 12th क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी समझ में आए। शहरी जीवन और लेखन कला। देखिए प्रेजेंट टाइम पे अभी आपको ABCD दिखाई देती होगी, वो भी एक लिखने की कला के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और पुराने ज़माने में आपने क ख अगर सुना होगा, संस्कृत सीखने के लिए भी ग्रामर का इस्तेमाल करा जाता था। और साथ साथ शहरों का निर्माण अगर हुआ तो वहाँ पे शहरी जीवन कैसे बसा, कैसे लोग वहाँ पे डेवलप हुए, लोगों ने अर्ली टाइम पीरियड में किस तरीके से बिजनेस करने की शुरुआत करी या किस तरीके से ट्रेड होता था, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब बात करेंगे शुरू से शुरू, क्योंकि चैप्टर का नाम है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया, एंशिएंट मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच का हिस्सा है। इसे मेसोपोटामिया इसलिए कहा जाता है कि मेसो मीन्स मिडल होता है और पोटामस मीन्स होता है रिवर। 2 नदियों के बीच का उभरा हुआ हिस्सा मेसोपोटामिया सिंपल लैंग्वेज में कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो इसी के आसपास घूम रही है। और इसमें कितने सारे लोग आके बसे, कितने राजा आके बसे, किस तरीके से राजाओं ने ट्रेड करने का हुक्म दिया होगा, किस तरीके से पूरे के पूरे व्यापार के सिस्टम को बनाया गया होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब यहाँ पे 2 नदियाँ कौन सी है जो मेसोपोटामिया को घेरे हुई है, वो है यूफ्रेट एंड टाइग्रिस। इसे हिंदी में दजला और फरात कहते हैं। MCQ के अंदर तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, और साथ साथ में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैप में फिल करने के लिए भी आ सकते हैं। तो याद रखना, यूफ्रेट एंड टाइग्रिस 2 नदियाँ जहाँ पर ये शहर बसा हुआ है। प्रेजेंट टाइम पे ये सभ्यता आपको इराक के आसपास देखने को मिलेगी। अब क्योंकि जो बच्चे हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं ना, उनको बड़ी ही कन्फ्यूजन होती है कि हम कितने साल पुराना इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने क्लास 6 क्लास में इंटीजर्स पढ़ा होगा। जीसस क्राइस्ट का किसी को भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो इसलिए हम उसे 0 मानते हैं। 0 से आप 2023 यानी कि इस टाइम पे आप जी रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। 0 से आगे चले जाएंगे तो AD आ जाता है, और 0 से जितना पीछे जाते रहेंगे वो BCE आता है। तो ऐसा ये कहा जाता है कि 0 से 3000 साल पहले ये सभ्यता थी, और आज से अगर हम देखें तो आज से लगभग 5000 साल पुराने इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि यार इतना पुराना इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो दोस्तों, पढ़ने की ज़रूरत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये जो इतिहास है ना, ये इतिहास सिर्फ आपको ये बताता है कि उस ज़माने में जो गलतियां हम लोगों से हुई है, उन गलतियों को दोहराया ना जा सके। और ऑफ कोर्स क्योंकि सभ्यता बड़ी पुरानी है, सभ्यता को काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देना है, तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस सभ्यता की क्या खासियत थी, इस सभ्यता के अंदर कौन कौन से लोग थे, कैसे लोग थे, कैसा व्यापार करते हैं, वो जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। और विदाउट एनी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने लेखन कला की शुरुआत कैसे करी होगी? तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर अगर सबसे पहली कोई भाषा मिली होगी तो वो सुमेरियन भाषा है। जो सुमेरियन भाषा सबसे पहली भाषा मिली थी, इसीलिए मेसोपोटामिया के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना भी यही है कि सबसे पहली अगर कोई सिविलाइजेशन आई होगी तो वो सुमेरियन सिविलाइजेशन आई होगी। और सुमेरियन सिविलाइजेशन इनको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये सुमेरियन भाषा जो है वो बोला करते थे। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि हर सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजा आया था
लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये इस डायनेस्टी का या इस सिविलाइजेशन का राजा है, क्योंकि कारण ये है कि इतने पुराने सबूत को निकाल पाना और उसका सही तरीके से एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज से 5000 साल पुराना स्थिति कैसी थी वो हमें नहीं पता है ना। कार्बन डेटिंग भी सही तरीके से नहीं हो सकती। उसके बाद एक और एम्पायर आया, अकाडियन एम्पायर, यानी कि जीरो से अगर हम 2400 साल पीछे जाते हैं, यानी कि ये और भी पीछे होगा, ये जीरो से 3000 साल पीछे जाएंगे तो सुमेरियन सिविलाइजेशन आ जाएगा। जीरो से 2400 साल पीछे जाएंगे तो आपको अकाडियन सिविलाइजेशन आ जाएगा। अकाडियन सिविलाइजेशन सदर्न मोस्ट पार्ट के अंदर रूल करते थे, याद रखना। ऑफ कोर्स ये अकाडियन लैंग्वेज बोला करते थे, इसी वजह से इन्हें अकाडियन एम्पायर या अकाडियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ कुछ के राजा के बारे में मेंशन एनसीईआरटी ने किया हुआ है और कुछ कुछ को नहीं किया हुआ है। दूसरा है अशूरियन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सॉरी, ये 0 से 2000 साल पुरानी है। एंड देन उसके बाद आता है अशूरियन सिविलाइजेशन, ये 0 से 1100 साल पुरानी है। हर भाषा अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी गई थी। तो अगर हम मैप के अनुसार देखें तो हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि 0 से 3000 से 3500 से 2300 साल पुराना अगर हम इतिहास देखें तो हमें समझ में आता है कि इस समय सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। और ये चीज़ ना आपको एनसीईआरटी नहीं बताएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी नहीं बताएगी और ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर 3500 साल पे आए तो हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन मिलेगी, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आएगी अकाडियन सिविलाइजेशन। कब आएगी अकाडियन सिविलाइजेशन? वो आएगी 2300 समथिंग। देख रहे हो, कम से कम इन्हीं के बीच में ही कई हज़ारों साल का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो सोचिए इतना पुराना इतिहास कैसे बता पाएगा कोई भी ना, अकाडियंस। उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो हमें देखने को मिलता है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन 1900 से लेके 1300 समथिंग। तो बेबीलोनियन का इतिहास काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत समझ में आया था लोगों को, है ना, बेबीलोनियन। तो देखो ये टाइमलाइन ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो आपको टाइमलाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कारण ये है कि हम इतिहास को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या कहते हैं, ये कितना ज़्यादा पुराना इतिहास हम पढ़ रहे हैं। एशूरियन सिविलाइजेशन 1300 समथिंग में, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी के अंदर इतना बेसिक नहीं लिखा हुआ है। कारण ये है कि हमें समझ में तो आ रहा होता है, लेकिन हम हिस्ट्री को एक तरफ से पढ़ रहे होते हैं और एक तरफ से भूल रहे होते हैं। तो वो भूलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके बीच के टाइम पीरियड में भी डिफरेंस देखो तो कोई हज़ारों साल का डिफरेंट है। तो इस टाइम पे कौन सा राजा आया होगा, कौन सी सभ्यता होगी, हमें नहीं पता होगा। अभी भी हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 100 साल नहीं हुए और ये तो यहाँ पे 1000 साल का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पुराने हम कह सकते हैं अशूरियंस थे और सबसे नए जो थी सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन, वो सुमेरियन थी। ये सब मेसोपोटामिया में ही आके बसे थे। और सोचिए इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के लोग हैं तो ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं भाषाओं की, हमें कहीं ना कहीं लेखन कला की, हमें कहीं ना कहीं व्यापार की, हमें कहीं ना कहीं बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुमेरियन सबसे पहले बोली गई होगी, अकाडियन उसके बाद बोली गई होगी, और अशूरियन लोग जो है अमेरिक करके एक भाषा थी उसका इस्तेमाल करते थे। तो इतनी सारी भाषाएँ सोचिए अभी इस्तेमाल हो रही है। हिब्रू भाषा भी थी, ग्रीक भी थी, जो इस्तेमाल उसके कई हज़ारों साल के बाद की गई। लेकिन मैं कह सकता हूँ 3000 से लेकर 1300 BC के टाइम पीरियड तक यही भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा था। अब मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि इस सभ्यता ने कुछ ना कुछ लिखा होगा कहीं ना कहीं। हमें राइटिंग से पता चला कि ये कुछ ना कुछ लिखते थे, तो ऑफकोर्स उससे पता चला। लिटरेचर उसी का ही पार्ट है। देन उसके बाद सिटी लाइफ बोले तो पूरी की पूरी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर कुछ शहरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेंशन करा गया है और उनके रिकॉर्ड्स हमें बहुत जगह देखने को मिले हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको इसके बारे में भी समझ में आएगा। तो 3 सिटी है जो हमने पढ़नी है आगे जाके, वो है उरुक, उर और मारी। अब इसमें इतने सारे सबूत मिले हमें, कब्रों के अंदर इतने सबूत मिले, इतने सारे ऑर्नामेंट्स मिले। हमें ये पता चला कि समाज में सोशल डिफरेंसेस भी उस टाइम पीरियड पे होते थे। मैथमेटिक्स, हमें उस टाइम पीरियड पे इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया, जो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें थी। इन्होंने उसी टाइम पीरियड पे ये बता दिया कि भैया क्या कहते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं, सब कुछ इन लोगों ने बता दिया, 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं। एंड देन उसके बाद ट्रेड, सबसे पहली सभ्यता जिसने दूसरी जगहों से ट्रेड करा।
क्योंकि सभ्यता इराक के पास बसी हुई थी। तो जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ की क्ले टैबलेट के ऊपर ये मेंशन था कि ये हड़प्पा लोगों से ट्रेड करते थे। हड़प्पा बोले तो वो जगह जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो भारत के पास है और इतनी कई हज़ारों किलोमीटर दूर है, फिर भी सोचिए इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था। तो ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं खासियत है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी मैंने बता दिया, इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी चीज़ों को उस समय पे ही एनालाइज कर लिया था, जो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमें जानना है मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के बारे में, तो सोर्स हमारे लिए बिल्डिंग हो सकती है, मूर्तियाँ हो सकती है, ऑर्नामेंट्स होती है, कब्रें हो सकती है, एंड देन उसके बाद द्वारा इस्तेमाल की गई मोहरें हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएगा कि आप बताइए कि आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में किस तरीके से जानते हैं। तो ऑफकोर्स हमें कुछ भी मिला होगा, हमें मोहर मिली होगी तो हमने एग्जाम्पल से ये लगाया पता कि मोहरों का इस्तेमाल ये लोग किस लिए करते होंगे। हमें जब टूल्स मिले, हथियार मिले, तो हमने कहा हथियारों का इस्तेमाल में कौन से कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से वुड का इस्तेमाल हो रहा है। रिटन डॉक्यूमेंट में ये लोग लिख के क्ले टैबलेट पे रखते क्यों थे वो हमें पता चला। बिल्डिंग के निर्माण से हमें समझ में आया कि इनका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक स्ट्रक्चर था या नहीं था, या इनका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, स्थापत्य कला कैसी थी, मूर्तियाँ ये किस चीज़ की बनाया करते थे। ऑर्नामेंट से भी समझ में आया कि सोना चांदी जैसे आभूषण ये लोग किस लिए इस्तेमाल करते होंगे, या इस सभ्यता के लोगों ने राजा थे या नहीं थे, इन लोगों को फैशन सेंस था या नहीं था, वो सब हमें समझ आता है। कब्रों से हमें पता चलता है कि ये लोग मरने के बाद सामान को अपने साथ ले गाड़ा क्यों करते थे, क्योंकि इनका मानना यही था कि मरने के बाद ये लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पे जाके राज करेंगे। तो देख रहे हैं, मतलब सोर्स टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत आसान है कि अगर हम मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इतना पढ़ना ज़रूरी है। एंड देन क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मैंने बता दिया, क्योंकि सेम सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता भारत में पाई गई थी, और आप इसका टाइम पीरियड देख सकते हो, ये भी लगभग 2600 से 1900 साल पुरानी ही है। और इस सभ्यता के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं सोर्स अलग अलग मिलते हैं, और हर सभ्यता को जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे इंडिया में अगर मान लो हमें अशोक के बारे में पता करना है, तो हमें उसके टाइम पे लिखी हुई चीज़ें, टेक्सेस, मूर्तियाँ, ये सब पता होना ज़रूरी है ना। सेम ऐसे ही अगर हमें क्या कहते हैं मौर्यंस के बारे में पता करना है या अशोक के बारे में पता करना है, तो हमें उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ें ये सब पता होना ज़रूरी है। इसीलिए हम आइए बात करते हैं अब हम लोग पूरे के पूरे मेसोपोटामिया की ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में। अगर आप अच्छी तरीके से मैप में नज़र दौड़ाएंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे, अपनी नज़रें दौड़ाएंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादातर उन्हीं शहरों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं डेवलप सिटी थी, और पूरे के पूरे मेसोपोटामिया के अंदर यही जो राज्य थे, यही जो प्लेसेस थी, 4 सिविलाइजेशन के बीच से होते हुए गुजरी थी, और समय के साथ साथ वो और डेवलप होती चली गई थी, जिसमें से एक है उर, दूसरा उरुक और तीसरा मारी, एंड देन बेबीलोन भी एक अच्छा शहर जाना माना था जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे उभरी थी। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 2 नदियां यहाँ बहुत अच्छी तरीके से दिखाई हुई है, ये फरात है, ये दजला है। सीरिया कंट्री इसके पास है, लेबनान इसके पास है, ईरान, ईरा और इराक ये पूरा स्पेस है। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो अगर इसका जोग्राफिकल रीजन हम देखें तो ये ज़मीन के माध्यम से भी सिंध नदी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के आसपास आके व्यापार कर सकते थे, और अगर पानी के माध्यम से देखें तो पानी के माध्यम से भी ये लोग व्यापार किया करते थे। और यहाँ से हमें एक नहीं कई अनगिनत प्रूफ मिले हैं कि ऑफ कोर्स ये लोग व्यापार किया करते होंगे। अब दोस्तों क्योंकि ये सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी है, तो सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एटमॉस्फेयर या कैसा कैसा एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं हम लोग उत्तरी पूर्वी पार्ट। इसमें ग्रीन ट्री कवर्ड माउंटेन रेंज विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स वेयर एग्रीकल्चर बिगिन 7000 एंड 6000 BCE। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सिविलाइजेशन बसी भी नहीं थी तो उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट की ऐसी हो चुकी थी कि जहाँ पे ठीक ठाक रेनफॉल होता था और जंगली पेड़ पौधे फूल वूल जो थे वो उगना चालू हो गए थे। तो फॉरेस्ट कवर प्लेस था वो पूरी तरीके से। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ की बात करें, जो हमें मैप में दिखाई देगी, ये नॉर्थ की बात, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि नदियों के ऊपरी वाले हिस्से पे ये पूरा का पूरा अप होल्ड लैंड है, जिसे हम स्टेपी मैदान बोलते हैं।
याद रखना, घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे घास के मैदान जहाँ पर खेती संभव नहीं है, खेती से बेहतर है कि यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर ना करते हुए एनिमल हर्डिंग करें, यानी कि जानवरों को पाले। तो खेती के लिए इनके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन नहीं था नॉर्थ की प्लेस पे, क्योंकि वहाँ से नदियाँ बहती हुई आती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ हमारे भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर एग्रीकल्चर के लिए बेटर ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं। जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न प्लेस है, आप होल लैंड है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे खेती जो है सही तरीके से संभव नहीं है, ठंडा प्लेस है, माउंटेनियर इलाका है, इसी वजह से। हाँ, ऐसा नहीं कि खेती होती नहीं है, खेती ना के बराबर नहीं, खेती होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे होना चाहिए। सेम ऐसा ही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ भी था कि ये जो सभ्यता थी ना, इस पे भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है सही तरीके से इधर नहीं होता था। यहाँ सिर्फ स्टेपी मैदान थे, एनिमल बसते थे, एनिमल के चरने के लिए अच्छी जगह थी। जब यहाँ पे मारी जो है, मारी शहर जो है वो नॉर्थ की साइड में ही जाके बसा था। दूसरी बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में अगर हम देखें तो वैसे तो नदियां हैं ही, लेकिन उसके साथ जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नदियां ट्रिब्यूटरीज हमें दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर मैं कह सकता हूं जो कम्युनिकेशन और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान को लाना ले जाना, इसकी जो हेल्प करता है ना, ये काफ़ी बेटर करता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये काफ़ी बेटर है हमारे लिए कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब भी किसी सामान को लाना ले जाना होता है हमें, तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें, साउथ की, तो देखो साउथ में ना ये सारा का सारा पोर्शन आ जाता है, ये सारा का सारा पोर्शन साउथ में आ जाता है। साउथ में ज़्यादातर प्लेस मरुस्थली है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर प्लेस डेजर्ट वाला है। और डेजर्ट वाली जगहों पर ऐसा कहा जाता था कि सबसे पहले राइटिंग कल्चर जो थी आई थी, यानी कि जो लेखन शैली है उसका उदय इस मरुस्थली स्थानों पे होना चालू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यही सबसे ज़्यादा ट्रेड होता होगा। कारण ये, क्योंकि अगर हम मेन नदियों को देखें तो नदियाँ नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ ही आती है। तो जब ये नदियाँ अपने साथ आ रही थी तो अपने साथ नदियाँ जो है वो काफ़ी कुछ मड्स लेके आती है, काफ़ी कुछ फ्लड लेके आती है, काफ़ी कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें लेके आती हैं जो फर्टिलाइज रूप में ये लोग हड़प्पा वासी इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि साउथ की साइड में आप देखो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। कारण आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर पानी का एंडिंग पार्ट आ रहा हो और जहाँ पे पानी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हो, तो ऑफ कोर्स वो जगह फर्टिलाइज होनी ही होनी है। इसी वजह से यहाँ पे दो शहर बसे, वो है उर और उरुक। कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है और यहीं पे सबसे पहले जो डेवलप्ड प्लेस है वो क्यों हो रही है। कारण सिंपल सा है भाई, सिंपल सा कारण यही है कि अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा तो शहर और डेवलप होने चालू हो जाएंगे और यहीं पे ट्रेड होना चालू हो जाएगा। तो नॉर्मल है, आपने समझना जो है। दूसरा, कुछ हिस्सा मरुस्थली था, यानी कि रेगिस्तान वाली जगह थी, और यहीं पे सबसे पहले जो है आपका क्या कहते हैं, लेखन कला जो है चालू हुई। अच्छा, अब ऐसा ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि सब जगह एग्रीकल्चर नहीं हो सकता और मेसोपोटामिया के लोग गॉड्स, शीप और ये स्टेपी मैदान पे चराने के लिए लाते थे, और अगर हम उसी साउथ की पार्ट की बात करें, मतलब नॉर्थ की बात की पार्ट करें, तो यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीट है, मिल्क है, और उसके बाद ऊन है, उनसे भी तो बिजनेस कर सकते थे ये लोग। तो ऑफकोर्स इनसे ये लोग बिजनेस करते थे। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता था, नॉर्थ की साइड से साउथ की साइड में आना पड़ता था। कारण यही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा मीट, मिल्क और वुलन है, जो ऑफकोर्स इन लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। इन लोगों को तो ज़रूरत पड़ी रही है ना यहाँ के लोगों को, तो ये लोग यहाँ पे आ जाते होंगे। इस तरीके से काम चलता रहता होगा और काम चलते चलते ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये चीज़ अगर यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि खेती नहीं होती थी। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं, जैसे बार्ले हो गया एंड डेट्स हो गया, इसको ये लोग खाया करते थे, और ऑफकोर्स इसी से ही अपना जीवन यापन नॉर्थ की साइड के लोग किया करते थे। लेकिन अगर हम लोग साउथ की साइड में देखें तो ऑफकोर्स यहाँ की साइड में हमारे पास खेती भी थी और पानी भी अवेलेबल था, तो लोगों को फिश या लोगों को क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती होंगी और यहाँ के लोगों का भी काम चल जाता होगा। अब क्योंकि ट्रेड हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप सोचिए कि पहले एक सभ्यता अपने आसपास के इलाकों को डेवलप कर लेगी। जब ये अपने आसपास के इलाकों को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर शहरीकरण होना चालू हो जाएगा, और शहरीकरण का मतलब यही होता है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चालू हो जाए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों साइड हो रही है, नॉर्थ की साइड में मरी है, साउथ की साइड में उर है। और आप देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है।
और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ये लोग सर्विस जैसी चीज़ें जो है वो दे रहे हैं। सर्विस कैसी, अगर आप देखो तो एक शहर से दूसरे शहर पे सामान लाना ले जाना, ये भी एक तरीके की सर्विस है। आप देखेंगे इनकी कब्रों के अंदर हमें ऐसे सबूत मिले, ऐसे मटके, मालाएं, मनके मिले, जिससे हमने ये डिफरेंट अंदाज़ा लगाया कि जो सामान इनके पास नहीं होता था वो सामान कहीं ना कहीं ये बाहर के हिस्सों से खरीद के ले आते थे, और वो भी एक सर्विस के नाम पे हो गया। जैसे ब्रॉन टूल्स, कलर्ड स्टोन और उसके बाद मोहरे, जो ऑफ कोर्स इनको रिक्वायर होती थी अपना पूरा का पूरा समाज चलाने के लिए। अब हमें बहुत सारे ऐसे मेटल्स मिले जिन पे हमने कॉपर और ब्रॉन्ज के सबूत देखे। इससे हमें ये समझ में आया कि हाँ, ये लोग ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से करते होंगे और इनको टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी कि उस टाइम पीरियड पे ये टूल्स अगर बना रहे हैं तो ब्रॉन्ज का और कॉपर का बना दे रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब सामान हर जगह अवेलेबल नहीं होता था, तो इसके लिए इन्हें फ्यूल, वेरियस स्टोन, वुड, ये सारी चीज़ें उन शहरों से लानी पड़ती होगी जिन शहरों में अवेलेबल होता होगा, और इनका फिर एक सेंटर होता होगा जहाँ पे सारे सामान को बनाते होंगे, और बनाने के बाद ये मेन शहरों के अंदर उरुक और ऐसे मारी जैसे प्लेसेस है, ये उन राज्यों में या उन जगहों पे बेच दिया करते होंगे। बेचने का फ़ायदा सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि बेचने से इनको यही फ़ायदा होगा कि इनको बिजनेस मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बेच रहे हैं दोस्तों, इनके पास नदियाँ थी, तो नदियाँ जो थी इनको कहीं ना कहीं डिलीवरी में करने में मदद करती होंगी, क्योंकि गांव तक सामान पहुंचाने के लिए इन्होंने इसका सहारा लिया, जो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने होम डिलीवरी जैसी चीज़ें जो हैं चालू कर दी। इस मैप को मैंने विकिपीडिया से निकाला है ये समझाने के लिए आपको कि ज़्यादातर सामान जो है ये लोग कहाँ कहाँ से लाते होंगे। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कालीन, लेपिडोज और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो और अगर सिटी की बात करी जाए तो यूफ्रेटिस टाइगर्स के पास है, लेकिन अगर हम इंडस सिविलाइजेशन देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लैपिलोस पत्थर और उसके बाद सोना जो है वो यहाँ मिला करता था, और ऑफ कोर्स यहाँ पे हड़प्पा वासी भी मेसोपोटामिया के लोगों के साथ बिजनेस करते होंगे। ये हमें सबूत दिखाता है ये मैप, और ऑफ कोर्स ये मैप का प्रूफ हमें दिखाती है विकिपीडिया की सही गाइडलाइंस। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ना चालू हुआ तो लोगों को समझ में ये आ गया कि जब बहुत बड़ी मात्रा में कुछ पैदा होता है तो उसे हमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है, भंडारण की ज़रूरत होती है, और भंडारण के साथ साथ हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि उस सिस्टम को सभी फॉलो करें। इसीलिए हमने राइटिंग कल्चर की शुरुआत मेसोपोटामिया में सबसे पहले देखी। कारण यही था कि बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होना चालू हुआ था, और इसीलिए जब सामान कोई शहरों के अंदर आता था बहुत बड़ी मात्रा में, या बेचने के लिए या इकट्ठा करने के लिए खुद ये लोग एक जगह पर रखते होंगे, तो उसके लिए राइटिंग कल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लकड़ी आ रही है, लोहा आ रहा है, पत्थर आ रहा है ना, धातु आ रही है, तो ये सारी चीज़ें दूसरी जगह से इंपोर्ट होती थी। जैसे कि वुड है, कॉपर है, टिन है, सिल्वर है, शेल है, स्टोन है, ये टर्की और ईरान से लाया जाता था। और लाने के बाद आपको पता होगा कि ये एक तरीके के रिसोर्स हैं जो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट होना चालू हुआ, और इसीलिए ही हमने क्या कहते हैं जो सी रूट्स थे, जो नदियाँ, नाले और समुद्र थे, इनका व्यापार बिजनेस के रूप में करा। एंड दैट इज़ वाई हमें राइटिंग कल्चर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर हम रिकॉर्ड्स नहीं लिखते तो इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा एम्पायर चलाया कैसे जा सकता था। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने सबसे पहले राइटिंग कल्चर की शुरुआत करी। आप एनसीईआरटी के इस पेज पे देखेंगे तो क्ले टैबलेट 3000 BCE, मतलब जब हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे सिविलाइजेशन ने क्ले टैबलेट पे लिखना चालू कर दिया था। और लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की क्ले टैबलेट जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि शुरुआती समय में ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे, ये पिक्चर लाइक साइन बनाया करते थे। पिक्चर लाइक साइन, जैसे ऑक्स लिखना है तो ऑक्स बना दिया, ग्रेन एंड फिश लिखना है तो चित्र बना दिया, नंबर ऑफ बोट लिखना है तो नंबर ऑफ बोट की चित्र बना दिए। ये मतलब उस टाइम पीरियड पे कोई भाषा नहीं होती थी, लेकिन हम साइन के आधार पर इसका इस्तेमाल कर लेते थे। होता है ना आजकल जैसे बच्चे लोग होते हैं, साइन बता के हैप्पी एंड सैड दिखा देते हैं। मान लीजिए कि मैंने अगर ऐसा कोई साइन बनाया तो इट मीन्स दैट ये बंदा क्या है, ये बंदा हैप्पी है ना, ये साइन है, और हैप्पी मैं लिख नहीं रहा लेकिन साइन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और ये बंदा क्या है, ये बंदा सैड है। तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे कई समय तक तो ये लोग कहीं ना कहीं 3200 तक ये लोग सिर्फ पिक्चर्स बनाते रहे।
लेकिन 2600 बीसी आते आते इन लोगों ने सुमेरियन भाषा लिखनी चालू कर दी, और सुमेरियन भाषा जो थी वो क्यूनिफॉर्म शेप में लिखी जाती थी, और क्यूनिफॉर्म शेप हमें इस टैबलेट पे दिखाई देता है। तो क्यूनिफॉर्म शेप को बनाने का बड़ा ही आसान तरीका था, ये मिट्टी की क्ले टैबलेट लेते थे और ऑफ कोर्स चिकनी मिट्टी थी, उस पर क्यूनिफॉर्म शेप में चीज़ों को लिख देते थे और बाद में सुखा दिया करते थे। सुखाने के बाद ये पूरी तरीके से प्रूफ बन जाता था। तो इसीलिए कहते हैं कि 2600 BCE, याद रखना 2600 BCE ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे सबसे पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन ढूंढी जा चुकी थी, और इन्होंने क्यूनिफॉर्म शेप में, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं पर हम देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखते हैं, सेम ऐसे ही ये लोग सुमेरियन तो बोलते थे लेकिन क्यूनिफॉर्म शेप में कीलाकार, वेज के आकार के जो लेटर थे ये उनमें लिखा करते थे। बाद में फिर और भाषाएं आनी चालू हुई, जैसे कि हमने पहले लेक्चर सीरीज में पढ़ा था अकार्डियन लोगों ने भी क्यूनिफॉर्म शेप में ही लिखना चालू करा। तो ये खैर अलग बात है। तो ये क्यूनिफॉर्म शेप कुछ ऐसा होता है। देखो धीरे धीरे चीज़ें बदली, जैसे कि मैं कह सकता हूँ गॉड हेवन लिखना था तो यहाँ पे कोई और किसी और तरीके से लिखता था, अशीरियंस किसी और तरीके से लिखते थे और बेबीलोनियन किसी और तरीके से लिखना चालू कर देते थे। तो मेन यही है। अब राइटिंग का इस्तेमाल किस लिए होता था? तो रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, राजा को कोई डिक्शनरी बनानी है उसके लिए, राजा को कोई लैंड ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए, राजा को कोई क्या कहते हैं किसी दूसरे राजा से कोई डीड साइन करना है, कोई संबंध साइन करना है उसके लिए, राजा को कोई अनाउंसमेंट देनी है कि पूरे के पूरे समाज में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है उसके लिए। एंड देन उसके बाद राजा को अगर कोई मैसेज भेजना है या इन्फॉर्मेशन रखनी है उसके लिए ये लोग लिखा करते थे। तो पहले क्ले टैबलेट पे पिक्चर साइन होता था, साइन ऑफ पिक्चर होते थे, लेकिन फिर फाइनली क्ले टैबलेट के ऊपर कुछ ऐसा लिखा जाने लग गया ताकि क्ले टैबलेट में मैसेज पढ़ा जा सके। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती समय में साइन को रिप्रेजेंट करा जाता था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जैसे आज की डेट में ABCD होती है, काका का होता है ना, उस टाइम पीरियड पे हमारे पास कोई वोवल या कॉन्सोनेंट्स नहीं थे, इसलिए हम ऐसे पिक्चरों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि पढ़ना और लिखना काफ़ी मुश्किल होता था। जो बंदा इनको लिखता था वो बड़ा ही स्किल क्राफ्ट बंदा होता होगा जो इसको पढ़ पाता था, हर किसी के पढ़ना बस की भी नहीं थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ कन्वे विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड एंड पर्टिकुलर लैंग्वेज। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हमारा जो हमें बोलना था वो विजुअल साउंड दिखा देता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब सिंपल शब्द कि आप हमेशा हर किसी को खड़ा नहीं कर सकते कि वो आपको सारी चीज़ें बताता रहे। ये सिर्फ रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि बाद में से कोई भी पढ़ सके। मेसोपोटामिया का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था। लिखने की शुरुआत ही कुछ ही समय पहले हुई थी। 100 ऑफ साइन एंड थाउजेंड्स ऑफ क्या कहते हैं नंबर्स होते थे जिनको अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि ये लिखा क्या है। कोई भी राजा अगर क्ले टैबलेट पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकता था या समझ सकता था, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, क्योंकि इसको समझना भी बहुत मुश्किल होता था। तो ये थोड़ी सी बातें हैं बेसिक जो आपने समझनी है। और धीरे धीरे यही लेखन कला ट्रेड के अंदर इस्तेमाल होने लग गई, और उसके बाद अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों ने इस राइटिंग कल्चर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। सो बेसिक था ये जो आपने समझना था। ये पूरा सिविलाइजेशन अकार्डियन, अशूरियन, अमेरिक, ये सारे लोग समय समय पे आए और भाषाओं का इस्तेमाल। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि पुराने समय में, लगभग आज से 3000 साल पुराने पीछे जाएं हम लोग, तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे लेखन कला की शुरुआत हुई होगी। और लेखन कला से पहले अगर हम बात करें तो ज़ीरो से अगर हम और पीछे जाएं 6000 या 7000 साल पहले, तो मे बी शायद से एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटी जो थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब अगर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसी एक्टिविटियाँ वहीं पे सिचुएटेड होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ वेल फर्टिलाइज लैंड मिलेगी, और इन्हीं इलाकों के अंदर ही हमें ये सारी की सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या समझना है? आपने ये समझना है कि अगर शहरी जीवन बसना चालू हुआ था तो आपने ये देखने की कोशिश करी होगी कि मेसोपोटामिया के साउथ की साइड में कुछ हिस्सा रेगिस्तान का था और कुछ हिस्सा जहाँ पर यूफ्रेट एंड टाइग्रिस नदी जो थी, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा समझ में आ सके कि ऐसा क्यों हुआ था कि इधर ही के प्लेसेस पे हमें ज़्यादातर सभ्यताओं को बसते हुए देखने को मिला था। अगर आप लोग पूरी की पूरी इंडस हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। नॉर्थ की साइड में हमने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ थे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एनिमल हर्डिंग होती थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेपी मैदान बड़ी अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिल गए थे।
इन्हीं जगहों से कुछ नदियाँ थी जो बहती हुई आ रही थी, और यही बहती हुई नदियाँ साउथ में आते 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 अपने साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें या फर्टिलाइज चीज़ें लेके आ जाती थी। इसलिए इधर के इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा हमें खेती देखने को मिलती थी। याद है आप लोगों को, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता था। ये हमने पिछले कई सेशन जो हमारे हुए हैं पहले और दूसरे पार्ट में, हमने उसमें समझाया काफ़ी अच्छी तरीके से कि यूफ्रेट नदी है, ये टाइग्रिस है, दजला है, फरात है, और इधर के कुछ प्लेसेस जो थे वो हमारे थोड़े से डेजर्ट वाले थे, और डेजर्ट वाले प्लेसेस थे तो यहीं पे ही सबसे पहले हमारा राइटिंग कल्चर जो था वो सबसे पहले हमारा यहीं पे आया था। याद है? नहीं याद है तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, मतलब अर्बनाइजेशन तो हुआ तो यहाँ पे दक्षिणी मेसोपोटामिया के हिस्से में ही हमें देखने को क्यों मिल रहा है। कारण आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अर्ली सिटी जो थी एमर्ज होनी चालू हुई थी 5000 समथिंग में। कारण क्यों था? टाइमलाइन से अगर हम समझने की कोशिश करें तो टाइमलाइन से बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए ये ज़ीरो है, ज़ीरो से अगर हम लोग 7000 साल पीछे जाते हैं तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सबूत मिलते हैं एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर के सबूत मिलते हैं, खेती के सबूत मिलते हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे इन लोगों ने व्यापार करना चालू कर दिया होगा, और सेटलमेंट जो थे वो हमें 5000 BC के टाइम पीरियड पे हमें बस्तियाँ जो थी वो बसी हुई देखने को मिली। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तरीके से लगभग 3000 के टाइम पीरियड में ये पूरी की पूरी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो पूरी की पूरी बस गई होगी। कारण समझ रहे हैं? टाइमलाइन से समझेंगे तो काफ़ी डिटेल में आप समझ पाएंगे। द अर्लीस्ट सिटी एमर्ज फ्रॉम साउथ सम ऑफ दी सेटलमेंट, मतलब 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शुरुआती बस्तियां जो थी बसनी चालू हुई होगी। अब देखो बस्तियां ज़्यादातर कहाँ बसेगी? 3 जगहों पे बसेगी जो एनसीईआरटी बताती है। कहती है कि मंदिरों के आसपास बसेगी, उसके बाद ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रेड हो रहा है वहाँ बसेगी, और दूसरा जहाँ पे शाही शहर होंगे यानी कि जहाँ राजा रह रहा होगा वो जगह। यानी कि कौन सी जगह थी? ये थी उरुक, ये थी उर, और ये थी एक मारी। अच्छा मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि मारी जो है दोस्तों, मारी याद रखना, मारी आपको स्टेपी मैदान के आसपास के हिस्सों में आपको मारी शहर देखने को मिलेगा, मारी सिटी आपको देखने को मिलेगी। जबकि जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे आपको उरुक और उर जो है ऐसी सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादातर सेटलमेंट कुछ यहाँ हुए, कुछ यहाँ हुए, जहाँ पे अर्ली बस्तियाँ बसनी चालू हुई, कुछ वहाँ हुए। तो कहने का मतलब सेटलमेंट 3 ही जगह होंगे। बहुत बेसिक सा नियम है जो आपने समझना है, क्योंकि सेटलमेंट आज की डेट में आप लोग कहाँ करेंगे? आप लोग भी तो वहीं सेटलमेंट करेंगे जहाँ पे आप, मतलब जहाँ पे आप ज़मीन खरीदेंगे वहाँ आप देखेंगे कि स्कूल है कि नहीं, कॉलेजेस है कि नहीं, एटीएम मशीन है कि नहीं, उसके बाद नॉर्मल मेडिकल व्यवस्था है कि नहीं, मेट्रो पास में है, बस स्टैंड पास में, पानी अच्छा है कि नहीं, यही सब तो आप देखेंगे ना। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता था। अब क्योंकि मंदिर जो थे वहाँ पे शुरुआती समय में मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर माने जाते थे। मंदिर ज़्यादातर देवियों का स्नान, देवियों का एक ऐसा स्थान माना जाता था जहाँ पे देवियाँ जो है रहती होंगी। तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआती मंदिर जो थे वो अनबेक्ड ईंटों से बनाए जाते थे। अनबेक्ड का मतलब होता है कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, और बाद फिर वेरियस गॉड जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मून जो है, मून गॉड ऑफ उर, ये उर के अंदर एक मून गॉड है जिनको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, और वो इनाना है, इनाना, ठीक है, और वो एक देवी है, और ऑफ कोर्स लव एंड वॉर की देवी वो मानी जाती है। तो इतना फोकस ज़रूर करना कि मून जो है वो देवता माने जाते हैं उर के, और जो देवी है वो इनाना देवी मानी जाती हैं, पर इनाना जो है वो लव की और वॉर की देवी मानी जाती है। ठीक है, तो ये ज़रूर फोकस करिएगा। जैसे आज की डेट में हमारे मंदिर जो होते हैं, शुरुआती समय में तो मंदिर इतने विशाल और इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिरों को फंडिंग मिलनी चालू हो जाती है, मंदिर और अच्छे होते चले जाते हैं। तो इनाना देवी का टेम्पल कुछ इस प्रकार था। इनाना देवी को कहीं कहीं पे क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश करी गई है कुछ इस प्रकार। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इनाना देवी की पिक्चर है जो हमें वहाँ के क्या कहते हैं सबूतों में मिलती है। तो ऐसा लोगों का मानना था कि लव एंड वॉर की देवी हैं ये। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इससे ये समझ में आता है कि इनको काफ़ी हद तक अपने आर्किटेक्चुरल चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इतने पुराने ज़माने में अगर ऐसी कोई मूर्ति बना देना, दीवारों के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर कर देना, तो ये अपने आप में ही एक आर्ट का एक नमूना हो सकता है ना। और ये टेम्पल आप देख सकते हो, ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर की जो ऑफकोर्स एक हाइट पे होती थी, और यहाँ पे ही क्या कहते हैं मून गॉड की प्रतिमा या कुछ भी ये लोग रखते होंगे। तो ये एक इनका स्ट्रक्चर पैटर्न का पता चलता है।
अब पता है आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना भी बता रखा है कि जो ये मंदिर बनाए जाते थे, इन मंदिरों का इस्तेमाल मज़दूरों को कहाँ से लाया जाता था, मज़दूरों को कितना घंटे काम करना पड़ता था, मज़दूरों को क्या दिया जाता था, सब कुछ इसमें बताने की कोशिश करी गई है। तो कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल इन द मेसोपोटामिया, तो आप कहेंगे इस बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि बहुत सारे रूम होते थे, बहुत सारे आंगन होते थे इन मंदिरों के अंदर बनाने के लिए। तो टेम्पल ज़्यादातर उसकी आउटर वॉल जो होती थी उसमें कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला। मतलब आउटर वॉल में क्या होता था कि पहले बाहर की वॉल बनेगी, फिर अंदर की वॉल बनेगी, फिर अंदर की वॉल बनेगी, तो ऐसे इनके डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते रहते थे। तो आप ये देख सकते हो मंदिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर माना जा रहा है। मंदिर कहाँ पे आपका मंदिर ये वाला प्लेस है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले एक एंट्रेंस एक दीवार, फिर दूसरा एंट्रेंस फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरा एंट्रेंस फिर तीसरी दीवार, फिर चौथा एंट्रेंस फिर चौथी, फिर पांचवें में जाके यहाँ पे जो भी जिस चीज़ की ये देवी इनको मानते थे ऑफ कोर्स फिर उनको इम्पोर्टेंट दी जाती थी। तो ऐसे ही है जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे होता है, देवी की या देवताओं की जो प्रतिमाएं होती है वो काफ़ी अंदर गर्भगृह के अंदर रखी जाती है और हमें बहुत सारे पड़ाव को पार करके जाना पड़ता है जब जाके हम मेन देवी के दर्शन कर पाते हैं ना। तो सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि भगवान उस समय पूजा का केंद्र होता था, चाहे वो उर हो और चाहे वो मारी हो। मारी के अंदर क्योंकि स्टेपी मैदान है तो वहाँ मैदान के देवता जो थे वो दगान बोले जाते थे, और जबकि उर के अंदर अगर हम देखें तो उर के अंदर जो देवी है या देवता है उनके नाम भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई ऑफकोर्स पूजा का स्थल जो था वो ऑफकोर्स मंदिर होता था, और मंदिर जो है वो ऑफकोर्स देवालय है जहाँ पे भगवान को माना जाता है। और अगर भगवान को माना जाता था तो लोगों का ये मानना था कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो ज्योग्राफी जिन बच्चों के पास है वो पढ़ेंगे कि पहले कुदरत जो था वो पूरी तरीके से इंसान की लाइफ के ऊपर हावी होता था। मतलब पहले कुदरत जो था वो कंट्रोल करता था किनको, पहले कुदरत कंट्रोल करता था लोगों को, अब लोग जो है कंट्रोल करने लग गए हैं कुदरत को। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि पहले लोग कुदरत से यानी कि प्रकृति से डरते थे, तो देवताओं का बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसलिए मंदिर के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर आप कहेंगे कि लोग उस समय पे अपने ग्रेन्स, दही, मच्छी या जो भी चीज़ उनके पास होती थी, जिस चीज़ के भी वो ऑनर होते थे, वो सबसे पहले अपने मालिक यानी कि अपने देवताओं को चढ़ाना पसंद करते थे। कारण क्या है? कारण सिंपल से ये कि उनका मानना है कि सब कुछ हमें देवी देने वाली है या सब कुछ हमें ये भगवान देने वाला है, तो हम लोग इनके खिलाफ नहीं जा सकते, हम लोग इनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। कारण सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब क्योंकि इन जगहों पे एक व्यक्ति नहीं कई हज़ारों लोग डेली मंदिरों में आते हैं, डेली कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, डेली कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, और उन्हीं चीज़ों की मदद से उन मंदिरों के अंदर आप देखते हैं विकास होता चला जाता है। तो इसी हिसाब से उन मंदिरों के अंदर फिर बिजनेस भी धीरे धीरे होना चालू हो गया। जो ऐसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर गेहूँ या चावल या सरसों के दाने जो हैं वो आ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, मंदिरों के अंदर ही लोगों को एक ऑफिसर बना देंगे, लोगों को उसी के अंदर रोजगार दे दिया जाएगा, जिनका काम स्पेशली यही होगा कि वो देखें कि गेहूं कहाँ रखना है, कितना बेचना है, कितना लोगों को देना है, कितना लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। समझ रहे हैं कितना आसान है? आज की डेट में मंदिरों में भी यही होता है। आप लोग कुछ भी दान करते हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक अलग कमेटी होती है, उसी मंदिर के अंदर ही फिर इतना सारा मतलब सब कुछ हो जाता है कि वो एक अलग से ही एक अलग कम्युनिटी चलाने लग जाते हैं जहाँ पे वो लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता था कि उस समय जो भी क्या कहते हैं सामान मिल रहा है, उस समय वो सामान वहीं पे ही और अच्छी तरीके से बनकर दूसरे लोगों को जाया करता था। तो ये मैं कह सकता हूँ द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप edicts activity and become the main urban institution by the organizing production, employing merchant and keeping the written records of distribution and allotment grains, plow, animals, breed, beer, fish etc. मंदिर एक ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस बना कि मंदिर धीरे धीरे डेवलप होने चालू हो गए, मंदिर के अंदर सारी एक्टिविटी होनी चालू हो गई, क्योंकि ये रिटर्न कल्चर पे बेस था। ये वो दौर था जिस समय लिखने वाली कला आई थी, तो उन कलाओं का इस्तेमाल करके भी लोगों ने मंदिर में रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने चालू कर दिए। रिटर्न रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें होती थी कि कौन मंदिरों के अंदर एनिमल्स को ला रहा है, ले जा रहा है, कौन किससे कैसा व्यापार कर रहा है, कौन क्या क्या चीज़ें दे रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होता था। तो यहाँ पे राजा का क्या रोल होता था? राजा का रोल होता था कि वो पूरी तरीके से अपने नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को रखे और मंदिरों की देखभाल करे। कारण यही था कि अगर राजा से मंदिर छूट गया तो इसका मतलब ये है कि उसका पूरा साम्राज्य छूट गया, क्योंकि उस समय मंदिर एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। जैसे अंग्रेजों के टाइम पीरियड का हमने सुना होगा कि दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पे जिसने विजय पा ली उसने सब जगह विजय पा ली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो था
प्रशासनिक विभाग वो कहीं ना कहीं दिल्ली माना जाता था। और मुगलों के टाइम पीरियड पे भी दिल्ली थी। वो कारण क्या था कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर चलता था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मंदिरों के अंदर चल रहा है। इसलिए मंदिर को जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जाएगा, जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ें मंदिरों के अंदर होगी, उतनी ज़्यादा मंदिरों की वैल्यू और राजा की खुद की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे साउथ के अंदर ऐसा होता था कि जितना बड़ा गोपुरम या जितना बड़ा मंदिर होता है, उतनी बड़ा राजा की वैल्यू होती है ना। तो सेम यहाँ पे भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता था। इसीलिए ये क्या करता था, राजा ये करता था कि वो वेल्दी क्लास को क्या कहते हैं, हर काम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर देता था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और इन्हीं लोगों को कहा जाता था कि आप लोग ही रिकॉर्ड्स जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से राजा को एक हाई अथॉरिटी मिलती थी, राजा की वैल्यू समाज के अंदर बढ़ती थी। राजा स्पेशली यही करता था कि जो युद्धबंदी होते थे, जिनको इन्होंने राजा ने जगहों को जीतने के बाद लोगों को गुलाम बना लिया है, उन युद्ध बंदियों को कहा जाता था कि तुम्हें मंदिर बनाने में काम करना है, और मंदिर बनाने के चक्कर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राशन दिया जाएगा, क्योंकि मंदिरों के अंदर वैसे भी बहुत बड़ी भेंट आ रही है, मंदिरों के अंदर वैसे भी बहुत सारा प्रसाद जो है लोगों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो युद्ध बंदी होते थे, राजा का यही काम होता था, जिसे हम वॉर कैपेटिव कहते हैं, वो लोकल लोगों के साथ मिलके मंदिरों को और अच्छा बनाने का काम करते हैं। अब चाहे मंदिर की पेंट करनी हो गई, मंदिरों का दीवार बनाना हो गया, मंदिरों के अंदर किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं लोगों की मदद करनी होगी, सब कुछ। तो एक डेटा निकल के आया है, एक डेटा निकल के ये आया है कि ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1500 लोग अगर 10 दिन काम करते, 10 घंटे काम करते तो 5 साल के अंदर जाके मंदिर बनता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कितना बेजोड़ मंदिर का एक नमूना होता होगा जिस समय ये लोग बनाते होंगे। तो कृषि एक अनिवार्य काम माना जाता था वहाँ पे, और कृषि से ही जो भी चीज़ पैदा होती थी, ऑफकोर्स वो लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको राशन के रूप में दिया जाता होगा। तो दोस्तों उसमें से एक शहर है उर, और उर शहर के बारे में बड़ा ही अच्छी तरीके से बता रखा है कि उर शहर, मैंने जैसे कहा कि उन प्लेसेस पे होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो साउथ के अंदर हमें उर देखने को मिलता है। उर का शहरी जीवन बड़ा ही अच्छा था। यहाँ पे ऑफकोर्स उर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली पे बिलोंग करते थे। शादी होने के बाद जो परिवार होता है वो ऑफकोर्स माता पिता जो होता है वो उसी के साथ बच्चा रहता है। यहाँ पे फैमिली का हेड जो होता है वो ऑफकोर्स पिता ही होता है। शादी के टाइम पीरियड पे दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से चीज़ें आदान प्रदान करते हैं, जैसे आज की डेट में हम दहेज बोलते हैं। शादी के बाद लोग ऑफकोर्स मंदिरों में जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसा आज की डेट में भी सरदारों में होता है कि लोग गुरुद्वारे के अंदर शादी करते हैं और वेलफेयर के लिए वो लोग क्या कहते हैं अपने मंदिरों के अंदर क्या कहते हैं पूरी तरीके से गुरुद्वारे के अंदर चीज़ें दान करते हैं, है ना। तो सेम ऐसा ही मॉडर्न्स में होता है, हिंदू में होता है, सब धर्म में अलग अलग है लेकिन लगभग एक जैसा ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद उर सिटी की हम बात करें तो ऑफकोर्स ये सबसे पहली सिटी थी जो मेसोपोटामिया के अंदर खोदी गई थी। आप एनसीईआरटी के सबसे पीछे वाले पेज पे जाओगे तो आपको पता ये चलेगा कि उर सिटी को कौन से ईयर में खोदा गया था। और आप चाहो तो विकीपीडिया से आप ये भी पता लगा सकते हो कि उर सिटी को किस बंदे ने खोदा था और किस बंदे ने खोद के निकाला था। ये आपको एनसीईआरटी नहीं बताती है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ढूंढ लेना, ठीक है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उर सिटी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मैं कह सकता हूँ गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी, और टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से आप कहते हैं अनाज या दूसरी और चीज़ें जो थी वो घरों तक नहीं पहुँच पाती थी। गलियाँ संकरी थी, घुमावदार थी, इसलिए घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल होते हुए देखा है हमने। तो ये एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलता है। जबकि इसका कंपेयर जो है वो भारत के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें एक मोहनजोदारो एक जगह मिली थी, जिसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि उनके और इसके कंपैरिजन में कितना अंतर है। कैसे, आप देखो यहाँ पे नालियाँ और मिट्टी के पाइप उर के घर के भीतरी आंगन में हमें पाए गए हैं। मतलब घर का पानी जो है घर की छत के थ्रू भीतर आंगन में गिरता था और उसके बाद बारिश का पानी इकट्ठा होके फिर पाइपलाइन से बाहर आ जाता था। घर की छत अंदर की तरफ फिसलन होती थी वहाँ पे, और बारिश का पानी भी आंगन में ही गिरता था। ये किसके बारे में, ये उर के बारे में। जबकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदारो शहर की बात करें, जो ऑफकोर्स लगभग इसी के टाइम पीरियड की सभ्यता है, वहाँ पे टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी। ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ लोगों को उस समय काफ़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ पे लाइट के लिए ऑफ कोर्स विंडो नहीं होती थी, पर आंगन खुला होता था तो वहाँ से इन लोगों को लाइट मिल जाती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। यहाँ पे एक सुपर स्टेशन ये था ओमान टैबलेट, मतलब वहाँ की क्ले टैबलेट पे ये मिला हुआ था कि अगर घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है, घर का दरवाज़ा अगर बाहर की तरफ खुलता है तो अगर सामने कोई दूसरा घर है तो ऐसा माना जाता है कि लड़की जो है वो अपने पति के मरने का कारण बनती है। सोच सकते हैं,
ये अजीब सा ही अंधविश्वास हमें देखने को मिलता है। और घर जो है थोड़े से प्लेटफॉर्म से ऊपर बनाए जाने ज़रूरी हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म से ऊपर नहीं बनाएंगे तो घर का कूड़ा घर के अंदर नहीं रहेगा और बाहर का कूड़ा बाहर नहीं रहेगा। इनका मानना ये था कि बाहर का कूड़ा बाहर ही रहना चाहिए और घर का कूड़ा अंदर रहना चाहिए। और बाहर का कूड़ा जब बाहर रहा तो इसीलिए इनको बहुत हाइट पे घर बनाना पड़ा। और जब उर सिटी को मेसोपोटामिया में जब खोदा गया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे ये देखने को मिला कि बहुत सारा कचरा जो था रोड पे ही पड़ा रहता था। ये सबसे बुरी चीज़ है। दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स आज की डेट में भी हम लोग दरवाज़ा जो है वो बाहर की तरफ नहीं खोलते हैं, हम अंदर की तरफ दरवाजे को खोलते हैं। और ऐसा भी सच बात है कि इस घर के सामने एग्जैक्टली दरवाज़ा किसी दूसरे पड़ोसी का नहीं होता है, आज भी हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी आर्किटेक्चुरल चीज़ें जो है थोड़ी बहुत हमने इनसे भी सीखी होगी और ये चीज़ हमारे को हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली होगी। लेकिन कुछ कुछ शहर ऐसे शहर थे जो सभी सिविलाइजेशन के दौरान पूरी तरीके से डेवलप हुए थे। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। उर में हमने जाना था कि किस तरीके से वहाँ पे राजा ने मंदिरों को बनवाया। राजा ने इनाना देवी, मून गॉड, इनके मंदिरों को बनवाने की शुरुआत करी। और उर सिटी क्यों साउथ के अंदर बसी उसका रीज़न भी बताने की कोशिश करी थी। दोस्तों हमने अब जो पढ़ना है थोड़ा सा उससे अलग पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि शहरों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाली प्लेसेस पे ही हुआ। शहरों का निर्माण हमने दूसरी जगहों पे भी देखा था और शहरों का निर्माण उनमें से एक है अ ट्रेडिंग टाउन ऑफ पेस्टोरल जोन। मतलब पेस्टोरल का मतलब होता है पशुचारण वाली जगह। मतलब अब हमें ऐसे शहर की भी बात करनी है जहाँ पर एग्रीकल्चर तो नहीं होता था लेकिन फिर भी वो डेवलप हुआ। वो था आपका लगभग ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो से अगर हम लोग 3000 नहीं तो 2000 साल पीछे आते हैं। कितने? 2000 साल अगर हम लोग पीछे आते हैं तो हमें एक शहर के बारे में पता चलता है जिसे हम मरी शहर बोलते हैं। मरी भी बोल लो, मारी बोल लो, कुछ भी बोल लो। और मारी जो है दोस्तों आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए मारी। और आपको पता है ये थोड़े बहुत पहाड़ वाले प्लेसेस हैं और ये मारी एक प्लेस है। आपको एनसीईआरटी के अंदर एक मैप तो दिखाया हुआ है बट वो क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने मारी शहर जो है आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करी है। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर एनिमल हर्डिंग भी होती है और उन्होंने इस चीज़ से बहुत अच्छा व्यापार और बिजनेस भी किया है मारी शहर में। अब मारी शहर कैसा है आप ऐसे देख सकते हैं कि यूफ्रेट नदी है, ठीक है। उस नदी के थोड़े बहुत ऐसे प्लेसेस जहाँ पर मतलब काफ़ी हद तक हल्की फुल्की एग्रीकल्चर भी होती है। और क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे हमें थोड़े बहुत एनिमल हर्डिंग भी देखने को मिलती है। मारी जो है ऑफ कोर्स यूफ्रेट नदी यानी कि फरात नदी के पास ऊपरी प्लेस पे बसी हुई मिलती है। याद रखना ये पूरी तरीके से साउथ में आते आते जो है वो नीचे हमें देखने को मिलता है, वहाँ उर देखने को मिलता है, बट ऊपरी हिस्से पे हमें मारी देखने को मिलता है। सो बेसिकली इसमें है क्या कि मारी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हर्डिंग दोनों होती है। कारण सिंपल सा ये है क्योंकि एक तो ये नदियों के पास, ये यूफ्रेट नदी है तो उसके पास थोड़ा सा बसा हुआ प्लेस है तो एग्रीकल्चर हो जाती है। क्योंकि पहाड़ हैं इसलिए स्टेपी मैदान यानी कि घास वाले मैदान भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए साथ साथ में यहाँ पे एनिमल हर्डिंग भी आसानी से हो जाती है, जो ऑफकोर्स दोनों के लिए फ़ायदा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला प्लेस ज़्यादातर भेड़ बकरियों को क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ पालने के लिए एक अच्छा प्लेस माना जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि हेडर्स जो होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, वो एनिमल्स के बदले में चीज़, लेदर, मीट या दूसरी और मेटल टूल्स जो होते हैं वो चीज़ों को एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पैसा तो इस टाइम पीरियड में था नहीं। और इसी सिस्टम को हमने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है ये, बार्टर सिस्टम को हम कहते हैं विनिमय प्रणाली। और बार्टर सिस्टम के तहत अगर आप देखें तो ये, क्योंकि ये नॉर्थ की साइड में थे और एनिमल हर्डिंग करते थे, तो सामान को खरीदने या बेचने के लिए साउथ की साइड में जो उर शहर होते थे उनके पास तक ये लोग आ जाया करते थे। तो नोमैडिक्स ग्रुप थे, आप कह सकते हैं ये वो लोग थे जो एग्रीकल्चर लैंड के ही आसपास आके बसा करते थे, जिनको फ़ायदा होता था। इसके बदले में ये लोग क्या करते थे, ये एनिमल हर्डिंग करते थे और ऑफ कोर्स जो भी ये क्या कहते हैं चीज़ों को उगाते थे या चीज़ों को बनाते थे, उसके बदले में ये लोग कहीं ना कहीं सामान को एक्सचेंज करने के लिए उनकी साइड में आ जाते थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मारी के अंदर रहते तो थे
लेकिन बिजनेस की तलाश में वो उर जैसे शहरों में आके बस गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बसानी चालू करी थी। और वही थे ये अकाडियन, एमोराइट्स और उसके बाद अशूरियंस एंड आर्मीनियंस। ये सारे लोग थे जिन्होंने उर शहर में आके बसना चालू कर दिया था। तो क्योंकि उर के अंदर हमने देखा कि मंदिर बनाए गए थे, उर के अंदर हमने देवता देखे थे, मून थे, हमने देवी देखी थी इनाना देवी। तो ऐसे ही जो मारी का राजा था, मारी का राजा एमोराइट्स, मारी का राजा एमरोइया यहाँ पे हिंदी में बोला हुआ है। इस राजा ने जो स्टीपी मैदान होते हैं उसके देवता को दागान बोला और दागान के लिए इन्होंने यहाँ पे भी मंदिर बनाने की शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जो शहर बसते हैं, जो बस्तियाँ बसती हैं, वो कहीं ना कहीं किन के पास बसती हैं, या तो वो बस्तियाँ मंदिरों के पास होंगी, या तो राजा के घरों के पास होगी, या तो ट्रेडिंग टाउन के पास होगी। तो मारी शहर तो सब में ही सबसे आगे था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी, ऑफ कोर्स उसकी सोसाइटी और कल्चर हर एक जगह हमें अलग अलग देखने को मिली। मारी शहर अलग है, उर शहर अलग है और उरुक शहर अलग है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिविलाइजेशन हमें समय समय पे देखने को मिली, तो कल्चर भी हमें मिक्स देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मारी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। मारी एक अच्छा शहरी केंद्र माना जा सकता है जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में ट्रेड हो रहा है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फैक्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मारी शहर के अंदर सामान को एक प्लेस से ही नहीं खरीदा जाता था, वो बहुत जगहों से क्या क्या लाते थे, लकड़ी, तांबा, शराब, टिन, तेल, ये सारी चीज़ें कहाँ से लाते थे? तुर्की से, सीरिया से, लेबनान से, इन जगहों से ये लेके आते थे। और कारण यही था कि क्योंकि मारी शहर के पास यूफ्रेट नदी थी, उन नदियों के तहत ये नाव से जाते थे और ऑफ कोर्स इन जगहों से ये सामान को लेके आ जाते थे। तो इससे मैं कह सकता हूँ बोट जो है काफ़ी अच्छा माध्यम बनी इन लोगों के लिए सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई मारी शहर यहाँ पे बसा हुआ है और ऑफ कोर्स इनको पानी के थ्रू दूसरी जगहों पे जाना है, तो दूसरी जगहों पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद अगर इन्हें उर सिटी के अंदर सामान बेचने के लिए आना है, तो भी ये उर सिटी के अंदर सामान बेचने के लिए आ सकते हैं। तो मारी एक अच्छा खासा व्यापारिक केंद्र बन गया था, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा होता था। अब मारी शहर के आसपास से अगर कोई जहाज़, कोई नौका, कोई नाव अगर होती हुई गुजर रही है, तो मारी के अंदर जो राजा होता था वो एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था। ये ऑफिसर्स पूरी तरीके से जो जहाज़ अब्रॉड की तरफ, सीरिया, लेबनान इधर की तरफ जा रहे हैं, या जो जहाज़ उर की तरफ जा रहे हैं, उनसे टैक्स लिया करते थे ये लोग। और टैक्स को हम 1/10 टैक्स बोलते हैं, जो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, सामान का 10वां हिस्सा होता है, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक चार्ज के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कल्चर सिविलाइजेशन की होने की वजह से, अलग अलग सिविलाइजेशन की होने की वजह से पूरे के पूरे मेसोपोटामिया में कल्चर जो है मिक्स हो गया। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सुमेरियन आए, अकाडियन आए, बेबीलोनियन आए, अशूरियंस आए, इन सब ने अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें देखी, इसीलिए यहाँ का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। तो मेसोपोटामिया के अंदर शहरी जीवन भी था और अलग अलग संस्कृति के लोग भी रहते थे। और इवन जब यहाँ पे युद्ध हुआ होगा और ये पूरी की पूरी तरीके से साम्राज्य ख़त्म हो गया होगा, तो हमें बहुत सारी क्ले टैबलेट्स मिली होंगी, जिससे हमें इनकी संस्कृति के बारे में पता चला होगा। एक क्ले टैबलेट्स के ऊपर हमें गिलगामेश के बारे में पता चलता है, जो एक उरुक का राजा था। उरुक भी एक ऐसा क्या कहते हैं प्लेस है जहाँ पर कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर और ऑफ कोर्स धार्मिक केंद्र बना था। उरुक भी उर की तरह एक डेवलप्ड शहर था। उरुक के अंदर आप कह सकते हैं कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम गिलगामेश था। उसके एक दोस्त की डेथ हो गई थी एगना मार्क की, और उसके बाद वो उसको ज़िंदा करने के लिए पूरे शहर भटकता रहा, ढूंढता रहा ऐसी कोई जड़ी बूटी कि शायद से वो उसको जड़ी बूटी को ढूंढ के अपने दोस्त को ज़िंदा कर ले। लेकिन ऑफ कोर्स वो फाइनली हार गया था, और हारने के बाद वो शहर की दीवार पर बैठ के रोने लगा। इसको लोगों ने सिंपैथी दी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही मर गया। तो अजीब सी स्टोरी है, लेकिन ऑफ कोर्स इससे हमारी इनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है कि इन लोगों की सोच किस प्रकार की होती होगी। लास्ट का एक टॉपिक है जो हमें समझना है कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का पढ़ने का हमारा मेन मकसद है क्या। वो यही है मेन मकसद कि अगर ये लोग इस धरती पे आए थे मेसोपोटामिया के लोग, तो इन्होंने पूरी दुनिया को देखे क्या ये लोग गए। और देखे दोस्तों ये लोग गए ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज इट्स स्कॉलरी ट्रेडिशन ऑफ टाइम रिवोकिंग मैथमेटिक्स। मतलब इन लोगों ने गणित के विद्वान जो थे उन्होंने पूरी तरीके से पूरे इतिहास की दशा और दिशा बदल दी।
इन विरासत के रूप में इन्होंने हमें कैलेंडर से रिलेटेड चीज़ें बताई, जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, उसके बाद एक दिन में 24 घंटे, 24 एक घंटे में 60 मिनट, और उसके बाद इन लोगों ने एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये भी बता दिया। इन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होता है ये भी बता दिया। मैथ्स के अंदर इन लोगों के जो क्ले टैबलेट्स हमें मिली थे, जो क्ले टैबलेट्स हमें पट्टिकाएँ मिली थी, उन पट्टिकाओं के अंदर हमने देखा कि इन्होंने किस तरीके से गुणा, भाग, जमा, घटा ये कर रखा था। इवन उन्होंने स्क्वायर रूट, वर्गमूल जैसी चीज़ें जो थी वो भी करी हुई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो भी किया हुआ था। और ये हमारे लिए एक देन की तरह है जो उस हज़ारों साल पहले इन लोगों ने करके दिखा दिया था, और आज तक भी हम लोग नहीं कर पाते। मतलब अब तो खैर हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में अगर हम जाएँ तो इसका हिसाब किताब हमारे पास प्रॉपर नहीं होता था, सोचिए। सो गाइज ये पूरे चैप्टर के अंदर यही था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। आई होप आप वेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।